नमस्कार। नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ ने कुछ अरसे से नशे के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें पहला चरण ये था जिसमें सचिव हैं नागरिक सुरक्षा मंच के आशीष गौतम, जिन्होंने 190 किलोमीटर का जो सफ़र है उन्होंने नंगे पैर तय किया था। उसमें उनको वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, नशे का कारण पूछते हैं और उसके निवारण पे भी बात होती है। अब ये जो दूसरा चरण है इसमें भी इन्होंने एक नया प्रयोग किया है, जिसमें ये जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर जाते हैं, 19 मिनट वहाँ पर जाकर मौन धारण करते हैं। और मूक से मतलब एक मौन जो है ना, मूक होना भी बहुत बड़ा हथियार है। गांधी जी का जो एक तरीका था, वो कहते थे कि उस सामने वाला अगर गंभीर है, संवेदनशील है, तो वहाँ पर आप अगर अपना जुबान बंद कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ा विरोध होता है। सवाल ये है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो सरकार है, क्या इस मूक आंदोलन को, इस मौन आंदोलन का मतलब कितना समझती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम हमारे साथ हैं। आशीष जी, नशे के खिलाफ आप मुखर रहे हैं और आपका जो नागरिक सुरक्षा मंच है काफी आप लोगों ने प्रयास किया है। नंगे पैर भी आपने भ्रमण किया था, 190 किलोमीटर का जो सफर है वो आपने तय किया था ठिठुरती ठंड में। तो पहली बात तो ये बताइए कि उस समय का जो अनुभव कैसा रहा आपका? पहले तो आपके दर्शकों को नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से और मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा आपने पूछा कि नंगे पैर चलने की बात दिमाग में कैसे आई और इसका अनुभव कैसे रहा, मैं कहीं यात्रा कर रहा था बस में, तो मैंने एक नशा किया हुआ व्यक्ति जो मेरे पास की सीट पर आकर बैठा और उसके पास किराया नहीं था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस लड़के की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 20-21 साल का लड़का रहा हो। तो वो मेरे पास बैठा था और उसको उसी समय दौरा पड़ा तो उसको किसी ने संभाला नहीं और अगले स्टॉप पे कंडक्टर ने उसका पैर पकड़ के घसीट के उसको उसी हालत में नीचे उतार दिया। और मुझे भी उसके साथ उतरना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मर ना जाए, कुछ ना हो। तो ये बीकानेर से हनुमानगढ़ आते टाइम की बात थी। तो रास्ते में मैं उतरा उसके साथ में और थोड़ी देर में होश में आया, तो उसके बाद मैं दूसरी बस पकड़ के हनुमानगढ़ पहुंचा। तो ये इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया कि ये चीज़ कितनी नॉर्मल हो गई है कि अगर कोई पीड़ित है तो उसको भी इग्नोर कर दो। तो अगर हम सब लोग इग्नोर करते रहेंगे तो इस समस्या को उठाएगा कौन? तो मुझे लगा कि इसको एक मंच के माध्यम से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक सुरक्षा मंच की संस्था से मैं पिछले 14-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और नाम भी नागरिक सुरक्षा से संबंधित है। तो मुझे लगा कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कि अपने इस मुद्दे को उठाएं। और मैंने हमारे मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी से इस मामले में बात की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी। उसके बाद मैंने इस मुद्दे को मंच के बैनर पर उठाया। नंगे पैर चलना इसलिए जरूरी समझा कि मुझे लगा ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को लगे कि हाँ, इस मुद्दे पे लड़ना जरूरी है। तो चूंकि मैं गांधी को बहुत फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को काफी फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगा कि खुद को पीड़ा देकर और इस दर्द को समझकर अगर अपने चलें तो इस अभियान को अपने इसी रंग में लेके चलेंगे। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैंने युवाओं के लिए इस मांग को उठाया और 30 जनवरी 2023 महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हमने इसका समापन किया था। लगभग 19 दिन में जिले के 190 किलोमीटर हमने तय किए। एक बहुत बड़ी बात कही आशीष ने कि जब क्या होता है कि नशेड़ियों को हम बहुत उपेक्षा की भाव से देखते हैं, और गांधी जी कहा करते थे कि बुराई से डरो, बुरे लोगों से मत डरो, बुरे लोगों की उपेक्षा मत करो, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो। लेकिन समाज का जो रवैया है, समाज का जो नजरिया है, समय के साथ बदलता रहा है। लोग बुराई से तो करते हैं लेकिन बुरे लोगों से भी परहेज करने लगे हैं। लेकिन आशीष ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया कि उस बुरे लोग, ये जो नशा करने वाला व्यक्ति था, जो परेशान था, उसको उन्होंने एक कोशिश की कि चलो जब कंडक्टर ने बस से नीचे उतार दिया तो आमतौर पर बहुत सारे उसमें सफर करने वाले लोग होंगे, यात्री होंगे, लेकिन सबका दिल नहीं पिघलता है। एक आशीष का ही दिल पिघलता है, उसकी देखरेख के लिए नीचे उतर जाते हैं और जब उसको होश आता है तब वो दोबारा बस में बैठते हैं और अपना हनुमानगढ़ का सफर तय करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नशे का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाहता हूं कि जब 190 किलोमीटर का आप सफर तय करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, गांव में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, शहर में जाते हैं जी, तो लोगों से बातचीत भी हुई होगी आपकी। ऐसा तो नहीं है कि आप चलते रहेंगे और लोग आपके स्वागत करते हैं, बातचीत भी की होगी आपने कारण जानने की कोशिश होगी, फिर आपने निवारण की बात
की होगी। तो कारण क्या था सबसे बड़ा हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो? सर, हनुमानगढ़ जिले में जिन गांवों में मैं गया या जिन लोगों से मैं मिला, जो मुझे इस समस्या के पीछे मेन कारण समझ आया वो है बेरोजगारी। कि बेरोजगारी चाहे कोविड का टाइम रहा हो, चाहे नोटबंदी, चाहे जीएसटी या कुछ भी इस तरीके की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं के फलस्वरूप बहुत से लोग जो छोटा मोटा काम कर रहे थे उन लोगों के काम धंधे बंद हो गए। और उसके बाद एक बड़ी तादाद में लोग डिग्रियां करके कॉलेजों से निकले, लेकिन उनके सामने रोजगार नहीं था। डिग्री धारकों को कोई नौकरी देना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी को हाथ का काम सीखे हुए लोग चाहिए। हाथ का काम लोग कॉलेज में उन्होंने सीखा नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है। तो एक बड़ी तादाद ऐसी थी। अब वो क्या करें? घर वालों की एक अपेक्षा है कि वो नौकरी लगे, घर को व्यवस्थित करे। और दूसरी चीज ये थी कि उसके आसपास एक मार्केट पहले से बन रहा था, जो पाकिस्तान बॉर्डर होने के नाते भी हो सकता है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर से भी हो सकता है। तो एक ये था कि नशे की एक पूरी की पूरी खेप यहाँ पर कैसे बंटवाई जाए, उसके लिए पहले से कुछ लोग सक्रिय थे। तो इन्हीं 3-4 सालों के अंदर होता यह है कि पहले युवाओं को फ्री में नशा उपलब्ध करवाया जाता कि एक बार करके देख, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, जिंदगी में चलता रहता है, ये करके देख, दवाई है। किसी भी माध्यम से लोगों ने उनको गुमराह किया और एक 2 3 4 बार दिया। यानी बेरोजगारी से जो युवा है वो अवसाद में आ गए, डिप्रेशन में आने लगे, और उस अवसाद की दवाई बताकर लोगों ने उसके दवाई की आड़ में जो है नशा फैला दिया। हाँ, कि आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, सब कुछ है, हमने भी ये ली थी, हम ठीक है। तो इस तरीके से उनको दवाई के रूप में वो देने लगे। जब 5 6 7 डोज उसने फ्री में ली तो उसको लगा कि हो जाते हैं, तब उसको लगा कि मेरे शरीर को इसकी जरूरत है। तो वो दोबारा जब उसके पास गया कि मुझे दे, तो वो कहता नहीं भाई, अब पैसे लगेंगे, अब महंगी हो गई, अब पैसे लगेंगे। तो पैसे लगेंगे तो वो क्या करे? काम उसके पास है नहीं। तो वो या तुम घर का सोना जवाहरात, घर की चीजें बेचने लगा, या फिर वो चोरी करने लगा। किसी का कस्सी उठा लाया, बट्ठल उठा लाया, चोरी करने लगा। इस तरीके के अपराध करने लगे। ऑनलाइन क्राइम चल गए, ठीक है। तो बहुत तरह के इस तरीके के क्राइम, और इसमें लड़कियां भी इस क्राइम की शिकार होती चली गई। और बहुत बड़ी तादाद में मैं बताता हूँ, इसके जो सप्लायर्स हैं वो औरतें और बच्चे इसके सप्लायर्स हैं। और जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो तो सिर्फ इसका ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। इसके सप्लायर्स अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। चलिए ये बताइए कि जब अब पिछली बार भी आपने ये कदम उठाया और भी बहुत सारे संगठन नशे के खिलाफ काम भी कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले में, और सरकार ने उस वक्त भी, जो गहलोत सरकार थी, उसने नशा मुक्ति केंद्र की बात की थी। ये सच है कि जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर बहुत भारी भरकम फीस ली जाती है, और वहाँ पर जो आम परिवार के लोग हैं अपने बच्चे को जो बिल्कुल भटके हुए हैं उसका सही तरीके से उपचार नहीं करवा पाते। तो इसलिए सरकार ने कहा कि चलो नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आया। और इस बार आपने उसी के समर्थन में, उस मांग के समर्थन में, उस जो सरकार की घोषणा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपने मौन व्रत धारण कर लिया है। 12 जनवरी से 30 जनवरी तक 19 चौक चौराहों पर आप जा रहे हैं, और 19 मिनट का आपका जो अपना अभियान है मौन व्रत का, ये अब क्या लगता है, जैसे आगामी 30 जनवरी को ये समापन हो जाएगा इस अभियान का, आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपके इस मांग को लेकर? सर देखो, जब तक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, जो कि हमारी पिछले साल से मांग है, उसकी घोषणा भी हुई सरकार ने, लगभग 15 नशा मुक्ति केंद्र पूरे राजस्थान भर में 5 जिलों में घोषणा की थी खोलने की, और 25 करोड़ 75 लाख रुपए जारी हुआ इसके लिए। लेकिन वो कहीं पे भी एक ईंट भी कहीं नहीं लगी है, और कहीं पर भी 1 इंच जमीन भी इसके नाम पे नहीं खरीदी गई है। तो कुछ भी काम इसके ऊपर नहीं हुआ, और 1 साल देखते ही देखते गुजर गया। तो ये आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, और इसको हम हनुमानगढ़ में उठा रहे हैं। 19 चौक चौराहों पर प्रदर्शन का मतलब ये था कि शहर की अलग अलग संस्थाओं और लोगों को, पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता लगे कि इस मुद्दे की जरूरत क्यों है। अब लोगों को हनुमानगढ़ में एक हलचल है इस मुद्दे को लेकर, तो इसके बाद की लड़ाई की रणनीति आगे क्या होगी ये हम अब बैठ के तय करेंगे। लेकिन इसके लिए जो भी संघर्ष हमें करना पड़ेगा नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पर, हम उस कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ को मिल नहीं जाता, तब तक हम चैन से नहीं। आपके इस अभियान का जो दूसरा चरण, उसमें 14-15 दिन हो गए अब,
और जिस तरह से किस तरह का समर्थन मिल रहा है और जो उम्मीद आप कर रहे हैं लोगों से, क्या उस तरह का समर्थन मिल रहा है अभी? सर जैसे पिछली बार हमको 65 संस्थाओं ने लिखित में समर्थन दिया था, जिसमें वकील, व्यापारी, अलग अलग समाज के अध्यक्षों ने, सबने हमको लिखित में समर्थन दिया और वो हम क्या रोज सीएमओ को मेल करते थे। और उसके 10 दिन बाद बजट में इसकी घोषणा भी हो गई। तो अब चूंकि 1 साल गुजर गया है, तो अब हमने दोबारा क्योंकि हर जगह जनप्रतिनिधि भी बदले हैं, सरकार भी बदल गई है, तो सोचा कि दोबारा से याद कराया जाए। तो इसके लिए मौन, जैसा आपने भी बताया कि मौन सबसे अच्छा तरीका है अपनी बात को कहने का। तो 19 चौकों पर हमको अभी तक लगभग हनुमानगढ़ के बड़े बड़े संगठन, जैसे आज भी हमें आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया है, बार काउंसिल ने हमें पहले समर्थन दे दिया था, और शहर की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हमें समर्थन दे दिया है, डेंटिस्ट एसोसिएशन ने हमें समर्थन। तो जितने भी इस तरीके के संगठन वो लगातार हमारे साथ में आ रहे हैं। मुस्लिम महासभा ने हमें समर्थन दिया। तो लगातार इस तरीके के सामाजिक संगठन हमारे साथ आ रहे हैं और ये काफिला बड़ा हो रहा है। 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी की मूर्ति के पास कलेक्ट्रेट परिसर में 1 घंटे का मौन रखेंगे, जिसमें सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति भी सर बनेगी। लेकिन आप ये प्रेशर ग्रुप से तो बात की, जितनी भी संस्थाओं के नाम आपने बताए वो सारे प्रेशर ग्रुप हैं, जातिगत संगठन है या प्रोफेशनल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो खास तौर पे जो प्रभावी भूमिका निभाने वाले हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जी सर, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, सरपंच होते हैं, जिला प्रमुख होते हैं, तो इन लोगों से कोई बात हुई क्या आपकी? नहीं सर, अभी हमने किसी भी तरीके का राजनीतिक या जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप नहीं रखा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको बातें कही है। 30 के बाद जनप्रतिनिधियों से, 5 विधायकों से, क्योंकि देखिए प्रभावी भूमिका तो वही निभाएंगे ना। ये जो जितने लोगों संगठनों का नाम लिया आपने, ये तो अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो आपके जिले में 5 एमएलए हैं, जिला प्रमुख हैं, पार्षद हैं, जब ये लोग अपनी बात करते हैं तो सरकार उनकी ज्यादा सुनती है, क्योंकि उनकी सहभागी है सत्ता में। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछली बार भी हमने हनुमानगढ़ के सभी विधायकों को एक लेटर लिखा था कि आप विधानसभा में आइए, क्योंकि अभी जो विधानसभा का सत्र है वो इंट्रोडक्शन में जा रहा है। तो हमने जो अगला बजट सत्र आने वाला है राजस्थान सरकार का, उसके लिए हम रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये 5 के 5 विधायक और उस समय जो भी हमारे सांसद रहे वो इस मांग को उठाएंगे। और उससे पहले अगर हल हो जाती है तो बढ़िया, लेकिन तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे और इनके माध्यम से भी। नहीं, वो सब देखिए, ये मुद्दा जो है इतना जल्दी, देखिए भले आज ये नशा मुक्ति केंद्र खुल जाए, लेकिन नशा तो फिर भी रहेगा ना। अभियान तो फिर भी चलाने की जरूरत है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र तो एक अपवाद, एक कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म है कि जो भटके हुए लोगों का उपचार करवा दीजिए, लेकिन जड़ से खत्म करना है। तो इसके लिए तो जन जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। इसके लिए विशाल जन जागरूकता अभियान, जिसमें सभी लोग अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के जूते चप्पल साइड में उतार कर एक जाजम पर आकर बैठें, जिसमें सभी सामाजिक लोग हों, सभी राजनीतिक लोग हों, और एकमत होकर ये निर्णय लें कि नशा बेचने वालों के लिए प्रशासन पर भी कैसे नकेल कसी जाए और उसके बाद में लोगों के अंदर भी कैसे जन जागरूकता चलाया जाए। स्कूल के माध्यम से टीचर्स अपने बच्चों के साथ में कैसे बात करें, माँ बाप अपने घर में बच्चों के साथ कैसे बात करें। तो इसके लिए सभी तरह के सामाजिक लोगों को साथ आकर ही इसके ऊपर एक रणनीति बनेगी। अभी हमने सिर्फ मुद्दा उठाया है और इसके ऊपर एक हलचल हो। 30 तारीख के बाद इसकी अगली रणनीति तय करेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अभियान के लिए। ये थे आशीष गौतम, जिनको हम अक्सर आशीष बागी भी कहते हैं। बागी इसलिए क्योंकि व्यवस्था विरोधी, व्यवस्था में जो कमियां दिखती हैं तो ये मुखर होकर बात करते हैं, इसीलिए बागी भी लगाने लगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आशीष गौतम का अकेले का मुद्दा नहीं है, या जो संगठन समर्थन दे रहे हैं उनका सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सामूहिक है। सबसे पहला काम तो हमें अपने घर में देखना है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं। उन बच्चों पर आप नजर रखिए। एक अभिभावक के तौर पर हम दुकान पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन बच्चों पर हम ध्यान नहीं देते कि बच्चा क्या कर रहा है। सबसे पहला काम तो बच्चों की जो गतिविधि है उस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। और उसके बाद जो समाज है, समाज की जो भूमिका है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। हमें समाज की जो व्यापकता है, समाज की अनिवार्यता है, उस पर भी ध्यान देना होगा कि आस पड़ोस में अगर हमारे किसी का बच्चा भटक रहा है, ऐसा संदिग्ध लग रहा है, तो उसको हमें टोकना चाहिए, उसके गार्जियन को कहना चाहिए। और उसके बाद जो प्रशासन है, पुलिस है, पुलिस का काम बहुत प्रभावी है इसमें कि वो जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जहां जहां आजकल तो परचून की दुकान पे भी नशा मिलने लगा है, तो वहां पर वो सख्ती से कार्रवाई करे। और पुलिस का जो बड़ा काम ये है कि वो जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां जिसको मगरमच्छ कहते हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, उसका गिरेबान पकड़े, सख्ती
सख्ती के साथ। और जो जनप्रतिनिधि हैं, अब कई बार मैं मजाक में ये बात कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि वोट के लिए जब चिट्टा बेच लोगों को देने लगे, शराब देते हैं, तो उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें अपना घर संभालना पड़ेगा, और तब जब हम सारे लोग मिलकर इस मुद्दे को समर्थन देंगे तो शायद जनप्रतिनिधि भी जागेंगे, सरकार भी जागेगी, और ये जो नशा है, जो बहुत बड़ी समस्या हमारी, ये भी खत्म हो जाएगी। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।